तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री को लेकर आया हूँ। आप लोग लगातार मेरी मूवीज को पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा ही कंटेंट लगातार मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक बार के अंदर से होती है, जहां हम ओलिवर नाम के शख्स को देखते हैं। ओलिवर नाम का ये आदमी अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हताश होता है और इसी बीच वो अपने दोस्त रॉजर से अपने सारे दुख साझा करते हुए कहता है कि फिलहाल तुम ही हो जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो रॉजर उससे पूछता है कि क्या तुम एक और ड्रिंक लोगे? तो ओलिवर उससे मना करते हुए उस बार से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नशे की हालत में ओलिवर रास्ते में डगमगाने लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि वो आगे नहीं चल सकता। इसलिए अब वो एक कैब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नशे में सड़क पर गिर जाता है और उसी रास्ते से ब्रायन क्रिस गेराल्ड गुजर रहा होता है, जो ओलिवर को गिरता देख उसके लिए एक कैब रोकता है और फिर उसे उठाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही ब्रायन को पता चलता है कि ये आदमी असल में ओलिवर है, तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब ब्रायन के जाने के बाद कैब ड्राइवर खुद नीचे उतरता है और ओलिवर को अपनी कैब में बैठाता है। इसके बाद ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? तो ओलिवर उससे कहता है कि मुझे सेंट हिल ले चलो। तभी ड्राइवर को सामने से ब्रायन वापस आता हुआ दिखता है, लेकिन असल में ये ब्रायन नहीं बल्कि ब्रायन के भेष में कोई और होता है, जो कैब में बैठ जाता है। फिर ड्राइवर इन दोनों को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में वो अनजान आदमी अपने कपड़े से ओलिवर को सोफोकेट करके मार डालता है और ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उसे पीछे क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं चलता। इसी दौरान वो अनजान आदमी ओलिवर के कोट से एक एनवेलप भी निकाल लेता है और सेंट हिल पहुंचते ही ड्राइवर की कैब से उतरकर फौरन दूसरी कैब पकड़कर पैलेट स्ट्रीट की ओर चल देता है। अब उसके जाने के बाद ड्राइवर ओलिवर को उतरने के लिए कहता है, क्योंकि सेंट हिल आ चुका था। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ओलिवर तो असल में मर चुका है। और इसी तरह अब इस ड्राइवर के हैरान चेहरे के साथ ये कहानी 2 हफ्ते पीछे चली जाती है। खैर, यहाँ मार्क फ्रेड नाम का एक बड़ा आदमी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कई मेहमान इनवाइटेड होते हैं और इन्हीं में से एक होता है ओलिवर। फिर हम देखते हैं कि डिनर में मार्क ओलिवर को बाकी मेहमानों से भी मिलवाता है, जिसमें सबसे पहले होता है डंकन केल्टन, जो कि शहर का एक मशहूर लॉयर है। दूसरी होती है मार्क की खूबसूरत बेटी मार्गरेटा। उसके बगल में होता है उसका होने वाला मंगेतर ब्रायन क्रिस गेराल्ड और फिर होता है आखिरी मेहमान फिलिक्स रॉलेटर, जो कि एक जर्नलिस्ट होता है। खैर, अब मार्गरेटा नोटिस करती है कि ओलिवर उसे अजीब निगाहों से घूर रहा है और ये चीज ब्रायन भी देख लेता है। अब डिनर खत्म होने के बाद ब्रायन डंकन के साथ बिजनेस की बातें करने लगता है, जबकि मार्गरेटा इंतजार कर रही होती है कि कब ब्रायन की बातें खत्म हों और वो कब उसके साथ वक्त बिताए। उधर डंकन ये देखकर टॉपिक बदलते हुए कहता है कि बिजनेस की बातें तो चलती रहेंगी, पर पहले अपनी मंगेतर के साथ वक्त बिताओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इतने में मार्गरेटा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रायन उसे मनाने बाहर जाता है, जहाँ मार्गरेटा को भी ब्रायन का इंतजार था, लेकिन उसकी जगह अचानक ओलिवर वहाँ आ जाता है और मार्गरेटा उसे देखकर हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर ओलिवर उसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मार्गरेटा को पता था कि ओलिवर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ओलिवर मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो मार्गरेटा को किसी भी तरह से अपना बनाकर ही रहेगा। अब आगे ओलिवर एक कमरे में मार्गरेटा के पिता मार्क को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो एक एनवेलप निकालता है, जिसे देखकर मार्क के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर अगली सुबह मार्क अपनी बेटी मार्गरेटा से बहस कर रहा होता है और तभी मार्गरेटा कहती है कि आपको पता है कि मैं सिर्फ ब्रायन से प्यार करती हूँ, फिर आप मेरा रिश्ता उस अधेड़ उम्र के ओलिवर से कैसे तय कर सकते हैं? तो मार्क उसे जवाब देता है कि ये मेरा ऑर्डर है। तो मार्गरेटा कहती है कि मैं आपका हर ऑर्डर नहीं मान सकती और इतना कहकर वो कमरे से चली जाती है। अब जैसे ही ब्रायन को इस खबर का पता चलता है, वैसे ही वो तुरंत मार्गरेटा के घर पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में सब पता है। तो मार्गरेटा जवाब देती है कि वो बहुत ही अड़ियल हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर ब्रायन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस घटिया आदमी के हवाले कभी होने नहीं दूंगा। उधर मार्क अपने फैसले के बारे में लॉयर डंकन से सलाह ले रहा होता है कि तभी डंकन कहता है कि आपको इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ओलिवर एक बुरा इंसान है और उसने अमीर बनने के लिए कई लोगों को धोखा दिया है, जबकि ब्रायन एक होनहार लड़का है जो अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है।
वो कहता है कि अगर आपने मार्गरेटा को गलत इंसान के हवाले कर दिया तो शायद जैसे सालों पहले आपने अपनी वाइफ खोई थी वैसे ही आप अपनी बेटी भी खो देंगे। तो ये बात मार्क को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर कुछ देर बाद ओलिवर गुस्से में मार्क के घर पहुंचता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, याद है ना हमारे बीच में क्या सौदा हुआ था। तो मार्क जवाब देता है कि वो सौदा सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच था और इसमें मेरी बेटी शामिल नहीं थी, इसलिए उस राज को छुपाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वो सब लाकर दे दूंगा। इस पर ओलिवर उससे कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन अब कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही अपना इरादा बदलने का बहुत अफसोस होगा। इस तरह धमकी देकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम ओलिवर को वही एनवलप अपने जेब में डालते हुए देखते हैं कि तभी उसका दोस्त रॉजर उसे लेने आता है। अब रॉजर देखता है कि ओलिवर बहुत निराश है, इसलिए वो उसका दुख कम करने के लिए उसे अपने बार में ले जाता है। फिर वहाँ से कुछ देर बाद ओलिवर नशे में धुत होकर बाहर निकलता है और उसी रास्ते से सैली नाम की एक औरत हड़बड़ी में कहीं जा रही होती है जिसके हाथ में एक लेटर होता है। अब वो सीधे एक कसीनो में घुसती है और वहाँ एक वेटर को वो लेटर किसी आदमी तक पहुँचाने को कहती है। इसके बाद वेटर उस लेटर को उस आदमी तक पहुँचाता है जो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन होता है। अब ब्रायन उस लेटर को पढ़ते ही हैरान हो जाता है और उस गेम को बीच में ही छोड़कर कसीनो से निकल जाता है। अब दोस्तों यही वो वक्त था जब ब्रायन ने रास्ते में ओलिवर के लिए कैब रुकवाई थी और उसके बाद ब्रायन के कपड़ों में किसी ने ओलिवर का मर्डर कर दिया था। खैर अब प्रेजेंट में ओलिवर के मर्डर की खबर अखबार में छपती है, लेकिन चूंकि पुलिस को अभी तक ओलिवर की पहचान नहीं पता चली थी इसलिए उसका नाम अखबार में नहीं होता। इधर डॉक्टर इंस्पेक्टर जॉर्ज को ओलिवर की मौत की वजह बताता है कि किलर ने ओलिवर को सोफोकेट करने के साथ साथ एक ऐसा जहर घुसाया था जिससे उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक साथ फेल हो गए और हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर जॉर्ज ओलिवर के कपड़ों पर नजर डालता है जिसमें उसे एक रुमाल मिलता है। इससे जॉर्ज अंदाजा लगाता है कि इसी रुमाल में किलर ने जहर लगाया होगा और शायद ये किलर का ही रुमाल होगा। अब वो आगे बताता है कि ओलिवर की जेब फटी हुई थी, इसलिए शायद किलर ने हड़बड़ी में कुछ निकालते वक्त इसे फाड़ दिया होगा। लेकिन आखिर इस जेब में ऐसा क्या था? अब सीन ब्रायन पर शिफ्ट होता है जो कल से परेशान होता है। अब वो अपनी जेब से वही लेटर निकालता है और उसे आग में जलाकर फेंक देता है। यानी उस लेटर में जरूर कुछ ऐसा था जिसे ब्रायन देखना भी नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम एक जादू टोना करने वाली लेडी रोजाना को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि उसकी असिस्टेंट रेचल उसकी सारी कोशिशों के बावजूद बच नहीं पाई थी। हम देखते हैं कि वहाँ सैली नाम की एक लड़की भी रहती है जो रेचल को अपनी माँ की तरह मानती थी, इसलिए अब रेचल की लाश देखकर सैली बहुत रोती है। अब रोजाना उसे लाश से दूर करते हुए कहती है, इसे मत छुओ, इस पर शैतान का साया है। तो सैली गुस्से में कहती है कि शैतान का साया आप पर है, मेरी आंटी को तो सिर्फ हल्का सा बुखार था, लेकिन आपने उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और वो यहाँ मर गई, इसलिए मैं आप जैसे लोगों के बीच में अब नहीं रह सकती, वरना कल उसकी जगह मैं होंगी। तो ये कहकर सैली वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है और फिर रोजाना के मना करने पर भी चुपके से रेचल के गले का लॉकेट उतारकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम डिटेक्टिव सर्जियो को देखते हैं जो उस कैब ड्राइवर से उस दूसरे पैसेंजर का हुलिया पूछ रहा होता है जिसने ओलिवर की हत्या की थी। अब ड्राइवर किलर का सारा पहनावा बता देता है लेकिन उसका चेहरा या रंगत याद नहीं कर पाता। तभी वहाँ इंस्पेक्टर जॉर्ज आता है और ड्राइवर को वहाँ से भेज देता है। फिर ड्राइवर के जाने के बाद सर्जियो जॉर्ज से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ड्राइवर किलर होगा क्योंकि उसका उस आदमी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तभी जॉर्ज जवाब देता है कि केस खत्म होने तक कोई भी शक से बाहर नहीं है और शायद तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरे राइवल हो, लेकिन याद रखना तुम मुझे कभी गलत साबित नहीं कर पाओगे। खैर उधर जर्नलिस्ट फेलिक्स पुलिस से पूछता है कि क्या आपको किलर की आइडेंटिटी पता चली? तो जॉर्ज उसे बताता है कि फिलहाल नहीं। इसके बाद फेलिक्स उसे सुझाव देता है कि अगर हत्या किसी ऐसे आदमी की हुई है जो अकेला रहता था तो उसकी लैंड लेडी को उसके गायब होने का पता जरूर होगा और उसके मिसिंग होने का इश्तेहार भी छपवाएगी। तो जॉर्ज को फेलिक्स की यह बात सही लगती है, इसलिए अब वो इश्तेहार देखते हुए एक घर के बाहर रुकता है और उस लैंडलेडी से पूछता है कि क्या यहाँ मिस्टर ओलिवर वाइट रहते थे? तो लैंडलेडी जवाब देती है कि हाँ वो यहाँ रहते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे तो लगता है कि शायद वो भाग गए। तो ये सुनकर जॉर्ज कहता है कि वो भागे नहीं मैम, बल्कि उनका मर्डर हो गया है। अब ये सुनकर लैंडलेडी परेशान हो जाती है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा था जिससे ओलिवर अक्सर मिलते थे? तो लैंडलेडी बताती है कि हाँ ओलिवर का एक दोस्त रॉजर था। खैर तभी रॉजर वहाँ आ जाता है और जॉर्ज उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ओलिवर को एक हफ्ते पहले मार दिया गया है, क्या तुम्हें पता है? तो ये सुनकर रॉजर हैरान हो जाता है
क्योंकि उसी दिन यानी एक हफ्ते पहले वो और ओलिवर बार में एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। अब जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है जो ओलिवर की हत्या कर सकता है। तो लैंडलेडी को कुछ याद आता है और वो बताती है कि हाँ, एक आदमी मेरी नजर में है। असल में 1.5 हफ्ते पहले एक नौजवान यहाँ गुस्से में आया था। अब सीन उसकी बातों के साथ साथ फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो नौजवान असल में ब्रायन था। फिर ब्रायन सीधा ओलिवर के कमरे में जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद लैंडलेडी ने सुना कि ब्रायन धमकी दे रहा था कि अगर ओलिवर ने मार्गरेटा से शादी करने का ख्याल नहीं छोड़ा तो वो उसे सड़क पर मार देगा। तभी प्रेजेंट में लैंडलेडी कहती है और आखिरकार ओलिवर की हत्या सड़क पर कैब में ही हुई, यानी ब्रायन ने ही उसे मारा होगा। खैर, अब जॉर्ज ब्रायन के कमरे में मार्गरेटा की तस्वीर देखता है और समझ जाता है कि उस नौजवान का ओलिवर से झगड़ा इसी लड़की के लिए था। तभी रॉजर उसे बताता है कि इस लड़की का नाम मार्गरेटा है और मर्डर वाली रात ओलिवर नशे में इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर रात में मार्क फिर से अपने घर पर डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें सारे पुराने मेहमान आते हैं सिवाय ओलिवर के। अब फेलिक्स बताता है कि मुझे तो आज सुबह ही पता चला कि 7 दिन पहले कैब में जिसकी हत्या हुई थी वो ओलिवर था। लेकिन ब्रायन इस खबर पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसके अंदर ओलिवर के मरने की जरा सी भी हमदर्दी नहीं दिखती। इस बीच वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि पुलिस को ओलिवर की डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता कैसे नहीं चली। तो फेलिक्स कहता है क्योंकि किलर ने ओलिवर को तब मारा था जब वो अपनी इवनिंग ड्रेस में था, जिसे लंदन का हर दूसरा आदमी शाम को पहनता है। वो कहता है कि हमारे पास किलर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता चला है कि किलर ओलिवर को मारने के बाद दूसरी कैब से पैलेट स्ट्रीट गया था। तो फेलिक्स की वाइफ कहती है कि ये स्ट्रीट तो ब्रायन के घर के पास है ना? तो ब्रायन ये सुनकर हाँ में जवाब देता है। लेकिन तभी डंकन कहता है कि हो सकता है कि किलर ने डबल बैक किया हो, यानी उसने जानबूझकर ये नकली एड्रेस वाला क्लू छोड़ा हो, क्योंकि एक शातिर किलर वही होता है जो सबूत ना छोड़ने के साथ साथ नकली सबूत भी बनाता चले ताकि पकड़ने वाले गुमराह होते रहें। अब अगली सुबह सीन सैली पर शिफ्ट होता है, जहाँ सैली सड़क पर एक कमजोर लेडी को देखती है जो कई दिनों से भूखी लग रही थी। अब सैली उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक शॉपकीपर आकर सैली से पैसे छीन लेती है। तो सैली उसे गुस्से में कहती है कि मेरे पैसे वापस करो। फिर वो शॉपकीपर कहती है कि जिसे तुम पैसे दे रही थी वो एक वैश्या है, इससे अच्छा तो तुम इन पैसों को आर्मी में डोनेट करके सोल्जर्स की मदद कर सकती हो। तो ये सुनकर सैली कहती है कि मैं अपने पैसों से जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें क्या। तो इस बात पर वो शॉपकीपर भड़क जाती है और फिर दोनों में झड़प होने लगती है। तभी अचानक एक आदमी वहाँ आकर दोनों को शांत कराता है और सैली से कहता है कि मैडम, इतने कम पैसों के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। तो इस तरह अब सैली उसकी बातों में आकर काम की तलाश में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ ब्रायन मार्क और मार्गरेटा को अपने घर पर लेकर आता है, जहां ब्रायन की लैंडलेडी बताती है आपके कमरे में एक आदमी घड़ी को ठीक करने के बहाने आया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो किसी तरह की तहकीकात कर रहा था। इसके बाद ब्रायन जब कमरे में जाता है तो वहाँ इंस्पेक्टर जॉर्ज को पाता है। अब जॉर्ज के हाथ में एक दस्ताना होता है जो ब्रायन ने ओलिवर की मदद करते वक्त गलती से अपने साथ ले आया था। तो जॉर्ज कहता है कि तुम ओलिवर की हत्या के बाद ये दस्ताना ट्रॉफी की तरह सजाने के लिए ले आए, है ना? चलो अब मैं तुम्हें हथकड़ियों से सजाऊंगा। इस तरह अब इंस्पेक्टर जॉर्ज ब्रायन को अरेस्ट कर लेता है। फिर आगे हम एक क्लब का सीन देखते हैं, जहां जॉर्ज ओलिवर के किलर को पकड़ने की खुशी मना रहा होता है और सर्जियो भी वहां मौजूद होता है। खैर, तभी डंकन भी उसी क्लब में आता है और कुछ देर बाद जब सर्जियो वहां से जाने लगता है कि तभी जॉर्ज उसे ताना मारता है कि क्यों, मैंने किलर को तुमसे पहले पकड़ लिया ना। तो सर्जियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रायन के घर से क्लोरोफॉर्म की बोतल या कोई पक्का सबूत मिला जो साबित करे कि वो किलर है। तो जॉर्ज कहता है कि शायद तुम्हें ड्रिंक की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे किलर को पकड़ने से तुम बहुत निराश हो गए हो। इस पर सर्जियो कहता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है और तुम सच चाहे जितना छुपाओ, एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। ये कहकर सर्जियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सर्जियो की ये बात डंकन के दिमाग में बैठ जाती है और वो भी समझ जाता है कि ब्रायन को फंसाया जा रहा है। इधर मार्गरेटा अपने पिता मार्क से कहती है ब्रायन बेगुनाह है और पुलिस उस पर बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। इसलिए अब मार्क कहता है अगर ऐसा है तो मैं डंकन को हायर करूंगा और वो ब्रायन की तरफ से केस लड़ेगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा। इस पर मार्गरेटा अपने पिता को थैंक्स कहती है,
जिसके बाद अगली सुबह डंकन जेल में ब्रायन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर मार्क ने मुझे तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए हायर किया है, इसलिए सबसे पहले बताओ कि मर्डर वाली रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में तुम कहाँ थे। तो ब्रायन जवाब देता है कि ये जानकारी मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसके अलावा जो पूछना है पूछ लो। तो डंकन कहता है कि मेरे लिए हर जानकारी जरूरी है, वरना तुम जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर ब्रायन उसे बताता है कि मैं उस दौरान एक शख्स से मिला था, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर सकता। इसके बाद डंकन उस कसीनो में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जहां ब्रायन मर्डर वाली रात को मौजूद था। अब वहां उसे एक वेटर बताता है उस रात एक लेडी जबरदस्ती कसीनो में घुसी थी, जो ब्रायन तक एक लेटर पहुंचाने आई थी, लेकिन फिर वो बिना कुछ बताए वहां से वापस चली गई। तो इस जानकारी के बाद डंकन ब्रायन के कमरे में जाता है जहां मार्गरेटा और डंकन ब्रायन के पुराने लेटर्स देखने लगते हैं और तभी मार्गरेटा को चिमनी में एक जला हुआ लेटर मिलता है जिसमें साफ ब्रायन का नाम और एक स्टैम्प था। अब मार्गरेटा उससे कहती है कि यह स्टैम्प तो टोरक स्ट्रीट का है, इसलिए हमें वहां जाकर उस लेडी का पता लगाना चाहिए, हो सकता है कि वो हमें वहीं मिल जाए। तो इस तरह अब ये दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सैली को वो अजीब आदमी एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वेश्याओं का धंधा चलता था। अब सैली वहाँ काम करने से मना कर देती है, लेकिन वो आदमी उस पर दबाव डालने लगता है। तभी सीन डिटेक्टिव सर्जियो पर शिफ्ट होता है जहाँ डंकन उसे हायर करने आया था ताकि वो उस औरत का पता लगा सके जिसने ब्रायन को लेटर दिया था। असल में डंकन को पता था कि डिपार्टमेंट में सर्जियो ही सबसे ईमानदार है और उसे ब्रायन के बेगुनाह होने का अंदाजा भी है। अब सर्जियो कहता है कि जैसा तुमने बताया उस लेडी का हुलिया बेदाग था, उसने टाइट कपड़े पहने थे, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होगी, बाल बिखरे होंगे और शायद वो स्लम में रहती होगी। ऊपर से इस कागज पर टोरक स्ट्रीट का स्टैंप है जो कि चोर चक्कों का अड्डा है और वो मशहूर है मैडम रोजाना के नाम से। अब डंकन पूछता है कि ये रोजाना कौन है। इस तरह अब दोनों टोरक स्ट्रीट में जाकर रोजाना का पता पूछते हैं और उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर सर्जियो रोजाना से पूछता है कि 3 हफ्ते पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तो रोजाना नाटक करती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सर्जियो उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो बताती है कि वो एक इमिग्रेंट औरत थी और यहाँ काम करती थी और उसका नाम रेचल था। अब डंकन पूछता है कि क्या रेचल से कोई आदमी मिलने आता था? तो रोजाना कहती है कि उससे कई आदमी मिलने आते थे, लेकिन जब वो बीमार हुई तो सैली उसके कहने पर लेटर्स इधर उधर भेजने लगी। तो ये सुनकर डंकन समझ जाता है कि सैली ही वो डिलीवरी गर्ल है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। अब डंकन उससे सैली का पता पूछता है, लेकिन रोजाना बताती है कि वो यहाँ से चली गई है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद डंकन फिर पूछता है रेचल से जो मर्द मिलने आते थे उनमें कोई ऐसा था जो उसके मरने से पहले अक्सर आता था? तो रोजाना बताती है कि हाँ, एक आदमी था जिसका नाम ओलिवर वाइट था और वो दोनों कागजों के बारे में डिस्कस करते थे। इस पर डंकन पूछता है कि कैसा डिस्कशन? तो रोजाना फिर से बात को टालने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। इस पर डंकन पूछता है कि कैसा डिस्कशन? तो रोजाना फिर से बात को टालने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। इस तरह अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। तो सबसे पहले ड्राइवर को कटघरे में पेश किया जाता है। अब डंकन उससे पूछता है कि आपने किलर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता है कि उसके कपड़े ब्रायन जैसे थे, लेकिन मुझे बताइए कि क्या उस रात ड्राइव करते वक्त आपने चढ़ा रखी थी? तो ड्राइवर मजाक में कहता है कि हाँ, मैं कैब के ऊपर चढ़कर ड्राइव कर रहा था, जिस पर कोर्ट में सब हंसने लगते हैं। लेकिन फिर डंकन गंभीर होकर कहता है मैंने आपको मजाक करने नहीं, सच बताने के लिए बुलाया है। तो ड्राइवर उसे अब हाँ में जवाब देता है। इसके बाद रॉजर और ओलिवर की लैंडलेडी को बुलाया जाता है और दोनों भी ब्रायन के खिलाफ बोलते हैं, जिससे डंकन का पलड़ा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी डंकन को सर्जियो का एक टेलीग्राम मिलता है, जिसे पढ़कर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा था कि सर्जियो ने सैली को ढूंढ लिया है। फिर अगली सुबह कोर्ट में सैली को पेश किया जाता है। तो सैली सभी को बताती है कि मेरी आंटी रेचल बीमारी से मरने वाली थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे एक लेटर ब्रायन को भेजने को कहा था, इसीलिए मैंने वो लेटर ब्रायन को पहुंचाया। जिसके बाद उसे पढ़ते ही ब्रायन रेचल से मिलने आया। फिर रेचल उससे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन जाते वक्त ब्रायन ने मुझे लेटर डिलीवर करने के लिए कुछ पैसे दिए और फिर उसी वक्त बिग बैन की घड़ी बजी। तो मुझे पता चला कि उस वक्त रात के 1:45 बज रहे थे, यानी ये वही 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम था जब मर्डर हुआ था। इसका मतलब ब्रायन मेरी आंटी से बात कर रहा था और इसकी गवाह मैं हूँ। इस तरह अब सैली की गवाही से पूरा केस पलट जाता है, जिसके बाद जज ब्रायन को नॉट गिल्टी करार देता है। इसके बाद ब्रायन जेल से बाहर आकर मार्गरेटा से गले लगता है
है और यहाँ पर मार्गरेटा सैली की शुक्रगुजार होती है क्योंकि उसी की वजह से ब्रायन आजाद हो पाया था। इसके बाद मार्गरेटा सैली को अपने पिता से मिलवाती है और फिर वो मार्क को कोने में ले जाकर कहती है कि पापा, सैली ने कोर्ट में गवाही देकर हमारी मदद की है, इसलिए मैं उसे घर में एक मेड के तौर पर रखना चाहती हूँ। जरा उसकी हालत देखिए, अगर हमने उसे नौकरी नहीं दी तो वो स्लम में वापस जाकर बुरे लोगों के साथ रहने लग जाएगी। तो इस तरह मार्क एक बार फिर से अपनी बेटी की जिद के आगे हार जाता है। उधर डंकन ब्रायन से पूछता है कि जेल से निकलकर कैसा लग रहा है। तो ब्रायन कहता है कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पर डंकन कहता है कि लोग अफवाहें तब तक उड़ाएंगे जब तक असली किलर पकड़ा नहीं जाता, लेकिन मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तो ब्रायन कहता है कि अब किलर को पकड़ने की क्या जरूरत, मैं तो जेल से बाहर हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन डंकन जवाब देता है कि एक आदमी की हत्या हुई है और उसका किलर इस वक्त खुलेआम घूम रहा है, इसलिए मैं ये सब यूं ही नहीं देख सकता, चाहे इसमें कोई मेरी मदद करे या ना करे। अब दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो अपनी नई मेड सैली को अजीब नजरों से घूर रहा होता है। तभी मार्क की कुक सुबह के लेटर्स टेबल पर रखकर चली जाती है। अब मार्क एक लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ, और ये पढ़ते ही मार्क के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लेटर फाड़ देता है। तभी मार्क को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो एक बार में अपने दोस्त के साथ एक खूबसूरत डांसर मारिया को पहली बार देखता है और उसकी नजरें मारिया पर टिक जाती हैं। उधर डंकन बारटेंडर रॉजर से मिलता है और पूछता है कि क्या तुम रेचल नाम की किसी औरत को जानते हो। तो रॉजर बताता है कि रेचल यहाँ अक्सर आती थी, लेकिन शायद वो मारिया नाम की औरत की नौकरानी थी, और वैसे मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मारिया अपने समय में एक बार डांसर थी। खैर, अब उसी रात हम देखते हैं कि डिनर के दौरान डंकन सभी के सामने जानबूझकर मारिया का टॉपिक छेड़ता है और उससे पूछता है कि क्या आप में से कोई मारिया को जानता है। तो मारिया का नाम सुनते ही मार्क एकदम से चुप हो जाता है और डंकन ये चीज नोटिस कर लेता है। तभी हमें मार्क का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मार्क ने चुपके से मारिया से शादी कर ली थी, और ये मारिया कोई और नहीं बल्कि असल में रेचल थी जिसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन ये राज मार्क के सिवा कोई नहीं जानता था। इधर मार्गरेटा नोटिस करती है कि जेल से छूटने के बाद ब्रायन उससे कई बातें छुपाने लगा था और उसने आज तक ये भी नहीं बताया था कि सैली ने जो लेटर भेजा था उसमें आखिर क्या लिखा था। वो कई बार इस चीज को उससे पूछती है, लेकिन ब्रायन हर बार उसे बाद में बताने का कहकर इस बात को टालता रहता है। तो अब ब्रायन के इसी राज को छुपाने की वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद मार्गरेटा गुस्से में सैली के पास जाती है और कहती है कि मुझे रेचल के बारे में सब बताओ जो भी तुम्हें पता है। तो सैली उसे बताती है कि आंटी रेचल से अक्सर ओलिवर वाइट मिलने आता था और आखिरी बार जब ओलिवर आया तो मैंने देखा कि रेचल ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि वो ये जानकर हैरान हो जाएगा कि मैं अब तक जिंदा हूँ। लेकिन ये सुनकर ओलिवर ने वो लेटर छीन लिया और कहा कि मैं मिस्टर मार्क को दिखाऊंगा। फिर मैंने देखा कि रेचल आंटी ने बहुत मना किया, लेकिन ओलिवर फिर भी उस लेटर को लेकर चला गया और फिर उस दिन के बाद ओलिवर कभी रेचल से मिलने नहीं आया। खैर, अब मार्गरेटा उससे पूछती है कि ओलिवर ने मेरे डैड को लेटर देने की बात क्यों कही, जरूर रेचल और मेरे डैड इस केस से जुड़े हुए हैं। तो सैली कहती है कि वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, रेचल ने मुझे बताया था कि उनका असली नाम मारिया था और वो एक बार डांसर थी। तो ये सुनकर मार्गरेटा हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोजाना डंकन को बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अब डॉक्टर के आने तक वो डंकन को बताती है कि 20 साल पहले मारिया यानी रेचल मेरे लिए काम करती थी और जवानी में उसका एक आदमी से गहरा अफेयर था। वो कहती है कि मैं रेचल की ये बात जानती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मारिया किसी बंधन में बंधे क्योंकि मैं उसे अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। लेकिन मेरा गुस्सा तब फूटा जब मुझे पता चला कि मारिया प्रेग्नेंट है, जबकि उस नौजवान को ये बात नहीं पता थी। इस बीच एक दिन जब वो नौजवान मारिया को लेने आया तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मारिया असल में लंदन चली गई है और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये सुनकर उसका दिल टूट गया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद डंकन पूछता है कि वो आदमी आखिर कौन था। तो रोजाना बताती है कि वो शहर का मशहूर नाम मार्क फ्रेड था और उसके इतना बताते ही रोजाना को सदमा लगता है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। जिसके बाद डंकन और सर्जेयो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सर्जेयो सोचता है कि किलर इतना शातिर है कि वो जहर की शीशी अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि उसने उसे कहीं छुपाया होगा। इस तरह सर्जेयो जहर की तलाश में लग जाता है, जबकि उधर हम देखते हैं कि मार्क से मिलने के लिए वहाँ रॉजर आता है और इसके बाद मार्क उसे एक बड़ा चेक देता है। अब दोस्तों, यहाँ असल में क्या हो रहा है वो आपको आगे पता चलेगा।
खैर, अब चेक लेने के बाद रॉजर मार्क को ओलिवर का वो एनवलप दे देता है, यानी वो एनवलप असल में अभी तक रॉजर के पास था। फिर रॉजर के जाते ही मार्क उस लेटर को पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसके बाद वो जल्दी से सैली को देखने जाता है और वहाँ उसे सैली के गले में वही लॉकेट दिखता है जो उसने शादी के वक्त रेचल को पहनाया था। और साथ ही मार्क को एहसास होता है कि सैली का चेहरा रेचल से काफी मिलता जुलता है। अब ये देखते ही मार्क को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद नौकर फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये लेटर असल में मार्क और मारिया का बर्थ सर्टिफिकेट था। लेकिन मार्गरेटा अब तक ये नहीं समझ पाती कि उसके डैड इसे पढ़कर इतने शॉक्ड क्यों हो गए। इसके बाद सैली भी वो सर्टिफिकेट पढ़ लेती है और उधर हम देखते हैं कि सर्जेयो पैलेट स्ट्रीट की हर झाड़ी में जहर की शीशी ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे एक पेड़ पर एक कोट मिलता है जिसमें जहर की शीशी होती है। अब सर्जेयो उस शीशी को एक लेडी को दिखाता है जो जहर बेचती थी। इसके बाद वो रजिस्टर चेक करके बताती है कि ये जहर असल में ओलिवर वाइट ने खरीदा था और उस वक्त उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम भी रजिस्टर में है। अब सर्जेयो उससे पूछता है कि वो कौन था, तो वो लेडी बताती है कि उसका नाम रॉजर मॉलेट था। इसके बाद सर्जेयो ये बात डंकन और ब्रायन को बताता है, जिसके बाद ब्रायन पूछता है लेकिन रॉजर ऐसा क्यों करेगा जबकि वो तो ओलिवर का दोस्त था। तो डंकन उसे समझाता है कि रॉजर असल में ओलिवर का सिर्फ दिखावटी दोस्त था, जबकि वो उससे नफरत करता था क्योंकि ओलिवर पैसे में उससे आगे निकल गया था। वो बताता है कि फिर एक दिन शराब के नशे में ओलिवर ने मार्क के अफेयर की बात रॉजर को बता दी, जिसके बाद रॉजर ने सोचा कि वो मार्क को ब्लैकमेल करके उतना अमीर बन जाएगा। लेकिन अब इसके लिए उसे ओलिवर से वो लेटर हथियाना था, इसलिए फिर रॉजर ने मर्डर का प्लान बनाया। पर चूंकि रॉजर की ब्रायन से भी दुश्मनी थी, इसलिए वो चाहता था कि इस कत्ल का इल्जाम ब्रायन पर लगे ताकि उसका ये काम भी पूरा हो जाए। तो इसीलिए उसने ब्रायन जैसे कपड़े पहने और कैब में अपने दोस्त ओलिवर को मार डाला। खैर, अब सीन यहाँ से रॉजर पर शिफ्ट होता है जो बैंक से चेक के पैसे निकालकर शहर से भागने वाला था। लेकिन तभी सर्जेयो और डंकन उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं। अब रॉजर अपना क्राइम कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ओलिवर को मारा और मुझे वो सब चाहिए था जो उसके पास था। फिर रॉजर को पकड़ने के बाद डंकन पूरी वारदात मार्क को बताता है, जिसके बाद मार्क एक बड़ा राज खोलता है और बताता है कि सैली कोई अनाथ लड़की नहीं बल्कि मेरी और रेचल की बेटी है। लेकिन मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि सैली और मार्गरेटा असल में बहनें हैं। और फिर हम देखते हैं कि इतना कहकर मार्क अपना दम तोड़ देता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद सैली मार्क का कमरा साफ करते वक्त रेचल की जवानी की तस्वीर देख लेती है, जहां उसे पता चलता है कि रेचल उसकी माँ थी और मार्क उसका पिता। लेकिन वो नहीं चाहती कि मार्गरेटा को ये बात पता चले। फिर कुछ दिनों बाद मार्गरेटा और ब्रायन की शादी होती है और उस शादी में सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी डंकन सैली को साइड में ले जाकर बताता है कि मार्क ने मरते वक्त एक वसीयत बनाई थी और उसके मुताबिक उनकी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा सीक्रेट तरीके से तुम्हें मिलेगा। तो सैली पूछती है लेकिन मार्क मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? तो डंकन कहता है कि ये तो मार्क ही जाने। पर तभी मार्गरेटा सैली के पास आती है और हमें पता चलता है कि मार्गरेटा को अब तक नहीं पता था कि वो दोनों सच में बहनें हैं। लेकिन फिर भी उनके बीच में सच्ची बहनों जैसा प्यार था और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में ओलिवर की हत्या उसके करीबी दोस्त रॉजर ने की थी ताकि वो मार्क को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ सके। और ओलिवर के पास मार्क और मारिया का मैरिज सर्टिफिकेट था जो उसने मारिया से छीना था। लेकिन नशे में ओलिवर ने ये बात रॉजर को बता दी, जिसके बाद रॉजर ने कैब में ओलिवर को मार डाला और प्लान ऐसा बनाया कि सारा इल्जाम ब्रायन पर लगे। लेकिन आखिर में रॉजर का प्लान फेल हो गया और सारा सच सामने आ गया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।